नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस चैप्टर में। हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लासेस के सारे चैप्टर्स आपको शॉर्ट में देने के लिए। तो अभी हमारी क्लास 6 जो है उसकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उसका चैप्टर नंबर 7 है और आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे कंट्री जो है इंडिया उसके बारे में। उसका फिजिकल और पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड इस चैप्टर में बहुत सारी बातें की गई हैं, तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये टॉपिक हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, हमारा देश भारत, और इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि हमारा जो भौगोलिक विस्तार है यानी फिजिकल एक्सटेंशन है इंडिया का। अगर आप देखेंगे इंडिया के ईस्टर्न साइड में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड में यहाँ पर अरेबियन सी है और ये दोनों ही इंडियन ओशन के पार्ट हैं। अब साउथ इंडिया के तीन तरफ पानी है, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया जो साउथ में दिखाई देता है दक्षिण में, वो एक पेनिनसुला जैसा, प्रायद्वीप जैसा दिखाई देता है। पेनिनसुला का मतलब ही होता है लैंड पार्ट दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी ऐसी भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का टोटल जो एरिया यहाँ बता रखा है वो बता रखा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जितना भारत सरकार और भारत के लोग जहां पर राज करते हैं और रहते हैं। अगर हम इंडिया को उत्तर से दक्षिण देखें, नॉर्थ टू साउथ, तो इंडिया का टोटल एक्सटेंशन हमें मिलेगा 3214 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इंडिया होगा 2,933 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया में कहीं पर माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू हैं, पठार हैं, कहीं रेगिस्तान है। आप सब इस चैप्टर में सारी की सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉपुलेशन की भी बात की गई है कि यहाँ पर लिखा गया है कि 120 करोड़ है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और एनसीईआरटी बुक्स लिखे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, तो 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। अब अगर वर्ल्ड मैप के ऊपर, विश्व मानचित्र के ऊपर इंडिया की लोकेशन देखें, स्थिति देखें, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि विषुवत रेखा जो इक्वेटर है दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच में है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में। वैसे हम अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहां पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भी लिखा हुआ रहता है। और ईस्ट और वेस्ट में देखें, पूर्व और पश्चिम में, तो इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतरों के बीच में है। तो कहा जा सकता है कि वर्ल्ड मैप के ऊपर, विश्व मानचित्र के ऊपर हमारा भारत नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। आगे यहाँ पर इस चैप्टर में जो बताया गया है कि अगर जो कंट्रीज ईस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, पूर्व और पश्चिम में जिनका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें सनराइज सनसेट और जो टाइम का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे इंडिया तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री वाइड है, 30 डिग्री चौड़ा है, ऑलमोस्ट देखें देशांतरों में, तो भारत में लगभग 2 घंटे का अंतर है पूर्व और पश्चिम में, सूर्य उदय और सूर्य अस्त में। लेकिन जो देश बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं पूर्व पश्चिम में, जैसे अमेरिका, तो वहां पर एक वॉच टाइम, एक घड़ी का समय नहीं रख सकते। अमेरिका में 7 टाइम जोन रखे हुए हैं और कनाडा में 6 टाइम जोन रखे हुए हैं, लेकिन इंडिया ने मैनेज कर लिया कि हमें एक ही टाइम जोन रखना है। वैसे आपको बता दूं मैं कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उनके बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है सनराइज और सनसेट में, और जहां 15 डिग्री होता है वहां पर 1 आवर डिफरेंस हो जाता है, यानी 1 घंटे का अंतर पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर वही चीज जो मैं आपको बता रहा था वही लिखा हुआ है, तो यहां पर कुछ खास देखना नहीं है। आगे यहां दे रखा है कि इंडिया के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या हैं। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और दे रखी है कि इंडिया ने 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, वहां का जो लोकल टाइम है, देखो बच्चों लोकल टाइम का मतलब होता है स्थानीय समय, यानी उस जगह का सन को लेकर क्या टाइम रहता है, सूर्य के अनुसार वहां का समय क्या रहता है, यानी जहां दोपहर में सन हाईएस्ट पोजीशन पे होता है सबसे ऊपर वाली जगह पर, तब वहां का नून होता है, तो वो लोकल टाइम होता है। आप ईस्ट और वेस्ट में चलेंगे, पूर्व और पश्चिम में, तो सभी जगह लोकल टाइम अलग अलग होता है।
और हमने हमारे इंडिया में एक ही टाइम रखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और सभी बीच में आने वाले और नॉर्थ और साउथ में जितने भी स्टेट हैं सभी जगह घड़ी एक चलेगी। तो उसको हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, यानी हमारा मानक समय बना लिया। यहां पर लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो स्थानीय समय है, लोकल टाइम है वहां का, उसी को इंडिया ने अपना मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस यही होता है कि उस जगह पर दोपहर कब होती है, बाकी जगहों पर तो अलग अलग टाइम पर होगी, लेकिन उसी जगह पर जैसे कि नैनी वहां पर है उसके पास प्रयागराज के पास, तो नैनी जो प्लेस है वहां पर जब लोकल टाइम होगा तो वही पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद आगे बात की गई है कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों सब लोग जानते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान है, और यहाँ पर लद्दाख वाले एरिया में अफगानिस्तान से बॉर्डर बनता है। इसके अलावा चाइना से हमारा काफ़ी सारा बॉर्डर है, 5 स्टेट हैं। नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर है, भूटान के साथ भी, म्यांमार ईस्टर्न साइड में, और बांग्लादेश के साथ भी हमारा बॉर्डर है। तो हम अगर लैंड बॉर्डर की बात करें, स्थल सीमा की, तो यहाँ पर 7 पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमारे 2 पड़ोसी देश वहाँ वाटर बॉडी के पास भी हैं, यानी पानी के पास देखें, जिनके बीच में और हमारे बीच में थोड़ा सा पानी है। जैसे यहाँ पर एक कंट्री है लक्षद्वीप, जो कि केरल के बहुत नज़दीक है, और लक्षद्वीप के नज़दीक है, मालदीव कंट्री है, और यहाँ पर श्रीलंका है, और श्रीलंका हमसे पाक जल संधि से अलग होता है। तो यहाँ पर अरेबियन सी में, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में 2 देश हमारे पड़ोसी हैं, जो जहां पर पानी हमसे बॉर्डर बनाता है, बीच में वाटर है। ठीक है, आगे इस चैप्टर में जो बात की गई है वो वही की गई है कि इंडिया के बीचों बीच में से 23.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से निकलता है। 8 राज्य कर्क रेखा के ऊपर आते हैं बच्चों, जिनमें से सबसे पश्चिम में है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और यहाँ वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों की राजधानी शहर भी बहुत नजदीक नजदीक है। जैसे यहाँ भोपाल है, यहाँ पर आप देखेंगे रायपुर है, इसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसके अलावा रांची भी है, और जो कोलकाता है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है, और मिजोरम की आइजोल कैपिटल सिटी है। लेकिन सबसे जो नियरेस्ट कैपिटल सिटी है बच्चों, याद रखना, वो झारखंड की रांची है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अगर कोई राजधानी शहर है, कैपिटल सिटी है, तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। और इन 8 राज्यों में देखें तो आप देख सकते हैं जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वो सबसे ज़्यादा दूर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, और त्रिपुरा स्टेट के अंदर हमारे 8 राज्यों में से कर्क रेखा जो है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो ये हुई। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ देखें, उत्तर और दक्षिण। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भारत का 29th स्टेट, ठीक है, 29वां राज्य ही था, जो जून 2014 में एक नया राज्य बना था, तेलंगाना, जून 2014 में। लेकिन अब आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं बचा है, वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो भारत में 28 ही राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो तेलंगाना कब बना था नया राज्य? जून 2014 में। तो ये भी याद रख सकते हैं, 2014 में तेलंगाना एक नया स्टेट बना था। यहाँ पर पाक स्टेट के बारे में मैंने बता दिया कि जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, वो जो छोटा सा पानी है वहां पर। देखो बच्चों, फिजिकल मैप का मतलब क्या होता है? भौतिक मानचित्र का मतलब क्या है? जिसके अंदर माउंटेन दिखा रखा हो, जैसे यहां पर दिखा रखा है कि यहाँ हिमालय है, ठीक है, एक अलग कलर में। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और यहाँ इंडस यानी सिंधु नदी का भी है, तो ये प्लेन एरिया है। अगर हम साउथ इंडिया के अंदर चलेंगे तो वहां पर हमें प्लेट्यू नजर आएगा, पठार, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। और वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल है। कोस्टल एरिया में, समुद्र तटीय क्षेत्र में मैदानी भाग है। और इस जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, इसके दोनों किनारों को हम कहते हैं बच्चों घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो दक्कन का पठार है उसके अंतिम जो बॉर्डर हैं उनको कहा जाता है, ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट इसकी दीवार, और ये है ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। देखो ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट, वो जगह जगह से ब्रेक हो रखा है, टूटा हुआ है, कंटिन्यू नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका कारण है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाले साइड में आकर गिरती हैं। लेकिन पश्चिम की तरफ बहने वाली यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है, इसलिए वेस्टर्न घाट ऊंचा होने के कारण ढलान बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और वो ये कंटिन्यूअस है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला शब्द भी याद रखना, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जाकर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर। ये नीलगिरी हिल है जो कि कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर है नीलगिरी, और नीलगिरी पर ही पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों जाकर मिलते हैं। पाक स्टेट के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये नैरो वाटर है, छोटा सा पानी है, इसको बोलते हैं जल संधि। और ये किस किस को जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। यहाँ पे जो खाड़ी है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जिसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर बता रखा है कि जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, यानी एल्यूवियल डिपोजिशंस क्या होते हैं। रिवर्स जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं, यानी नदियां जो भी कूड़ा कचरा तलछट अपने साथ लेकर आती हैं, वो मैदानी भाग में, प्लेन एरिया में आने के बाद में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं को हम जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। तो एल्यूवियल डिपोजिशन से बना हुआ है उत्तर भारत का मैदान। सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है मेन रिवर में जो दूसरी रिवर आकर मर्ज होती है, मिलती है और अपना कंट्रीब्यूशन उसको दे देती है, यानी मुख्य नदी में जो दूसरी रिवर, दूसरी नदी आकर मिलती है, उसको सहायक नदी कहा जाता है। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है, और जो गंगा है वो खुद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऐसे ही भौतिक विभाजन जो ऊपर किया गया है, यानी जो मैप हमने अभी देखा है फिजिकल मैप, उसको बोलते हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत को कितने भौतिक भागों में बांट सकते हैं? हम बांट सकते हैं जैसे पर्वत है हिमालय, पठार है दक्कन का पठार, मैदान है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र और सतलुज वाला, सिंधु नदी वाला। इसके अलावा हमारे द्वीप समूह हैं, तट है हमारे पास, रेगिस्तान है भारत के पास, सब कुछ है। उत्तर में देखें तो जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, उसके 3 पैरेलल यानी एक समानांतर 3 श्रेणियां मिलती हैं हिमालय के अंदर। सबसे नॉर्थ में हिमालय में मिलता है ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। बीच वाला हिमालय जो है उसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय यानी उप हिमालय। और सबसे साउथ में, दक्षिण में जो हिमालय की रेंज है उसको बच्चों हम बोलते हैं शिवालिक, साउथ वाला जो सबसे कम ऊंचा है। और ग्रेट हिमालय जो सबसे लास्ट में है इनर हिमालय, और इसको बोलते हैं आउटर हिमालय। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है भारत का उत्तर का मैदान, ये सबको पता है। निक्षेपण जो होता है, निक्षेप होता है। और यहां पर दे रखा है कि नदी जहां जाके फिनिश होती है, एंड होती है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म होती है, एंड होती है, तो वो होता है नदी का मुहाना यानी माउथ। माउथ ऑफ द रिवर इज द एंड पॉइंट ऑफ द रिवर। वहां पर रिवर ज्यादातर जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके साथ जितना भी मिट्टी वगैरह होती है वो ले जाकर जमाती है, और वो अक्सर ट्रायंगुलर शेप में जमता है, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में, और उसको कहते हैं डेल्टा। वैसे मैथ्स में या साइंस में ऐसे शेप को डेल्टा से भी पुकारते हैं, इसलिए नदी द्वारा वो जमाया गया जो डिपोजिशन है अंतिम मुहाने पर जहां नदी खत्म होती है उसको डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप लोग जानते हैं शायद, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बंगाल की खाड़ी के तट पर, जो बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल है वहां पर जमा रखा है। इसके बाद में भारत में आगे देखें जो फिजिकल मैप है, फिजिकल बाउंड्रीज है, तो दक्कन का पठार है जो काफी अनइवन है, ऊंचा नीचा है। विंध्याचल और सतपुड़ा 2 ऐसे पर्वत हैं जो इस डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार के बीचों बीच में हैं। और अगर हम नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करें, उत्तर और दक्षिण भारत की बात करें, तो विंध्याचल पर्वत नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करता है। बच्चों याद रखना, विंध्याचल माउंटेन यहां है, और अगर आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करते हैं तो कौन सा पर्वत है, तो आप कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यहां पर बहने वाली जो नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी एक तरीके से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है। यहां पर केवल 2 ही नदियां हैं, एक और रिवर है जिसका नाम है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती और केवल नर्मदा 2 ही नदियां हैं जो इधर अरब सागर की तरफ बहती हैं। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, जो भी साउथ इंडिया की डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर नदियां हैं वो सारी की सारी पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है, तो ज्यादातर नदियां इधर पूर्व की तरफ बहती हैं। आगे इसमें कह रखा है कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, उसमें मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, खनिजों से भरा हुआ है। आप झारखंड की बात करें तो वहां छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर आपको लोहा, कोयला, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मिनरल रिच है हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो। पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात हम पहले ही कर चुके हैं। आगे अगर इस चैप्टर में बात करें तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार द्वीप हैं बच्चों, वो कोराल से बने हुए हैं, प्रवाल से। प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं, जीव होते हैं, और उसको सिंगल जो होता है, अकेला होता है, उसको पोलिप कहते हैं।
उसके ऊपर कार्बन जिसे कहते हैं लाइम, जिसे कहते हैं लाइम स्टोन जो होता है चूना टाइप का, उसका कवर होता है। और जब वो मर जाता है तो बहुत सारी संख्या में एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं वो, और उन्हीं से द्वीप बने हुए हैं। तो कोराल से या प्रवाल से बने हुए द्वीप भारत के कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं लक्षद्वीप हैं। और लक्षद्वीप के साथ साथ प्रवाल से या कोराल से बने हुए जो दूसरे आइलैंड्स हैं वो मालदीव वाले हैं, जो अरब सागर के अंदर ही हैं। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा कोराल से या प्रवाल से बना हुआ या मूंगे की चट्टान से बना हुआ अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो 200-250 किलोमीटर लंबा एक पूरा का पूरा बैरियर टाइप बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट यानी उत्तर पूर्वी जो तट है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, तो वहां पर प्रशांत महासागर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के तट के पास बहुत लंबा चौड़ा अवरोध बना हुआ है एक। तो महान प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व का सबसे बड़ा कोराल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। कोराल मैंने बता दिया, कंकाल होते हैं उनके कोराल पोलिप्स के, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है। और हमारे जो लक्षद्वीप हैं और मालदीव हैं वो कोराल से बने हुए हैं। गोदावरी कृष्णा नदियों की बात हो चुकी है, सुनामी की बात किसी और चैप्टर में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। और आगे यहां पर आता है इस चैप्टर का एंड, शायद थोड़ा सा और चर्चा लक्षद्वीप वगैरह कोराल के बने हुए हैं। जी हाँ, ये बात हो चुकी है। तो ये थी बच्चों क्लास 6 का लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7। नेक्स्ट हम मिलेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही ज्ञान बढ़ता रहेगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपके पास आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।